सड़क सुरक्षा की पाठशाला ख से सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दो पहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके 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 रुके, अरे बच्चन साहब, आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ? हाँ। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट फाट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए। बच्चन साहब, हाँ? एक सेल्फी। पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर ओ यस यस, हाँ तो याद रहेगा ना। गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल, भैया अगर जान गए तो। As the video says, highlighting the importance of keeping vehicle safety standards. So we have the next session on the same topic, strengthening vehicular safety standards. The moderator for the same is Shri K.C. Sharma ji, CE MVL, and the esteemed panelists are Shri Vikram Tandon, GM Automotive Research Association of India, Dr. Madhusudan Joshi, Head of International Center for Automotive Technology, Manesar, and Shri Rama Shankar Pandey, Chairman, Road Safety CII, and also Shri Kishan Srinath ji, VP, Volvo Group India, Bengaluru. I request the moderator to start the session and also kindly keep it very crisp. We are having very short time. We need to wrap up both the sessions by 6. Thank you. माननीय मंत्री महोदय और उपस्थित अधिकारीगण, मैं अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ब्रीफ रखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन का इतिहास हमारे यहाँ तो 2-2.5 दशक पुराना है और हम स्टैंडर्ड अनेकों कारणों से बनाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल एंगेजमेंट सब के वजह से। पर मैं कुछ एक चीज़ों के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे यहाँ गाड़ियों की रेंज बहुत ज़्यादा है। हम टू व्हीलर से लेके ई रिक्शा, टू व्हीलर से लेके हम मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर तक सड़क पे चलते दिखाई देते हैं। इस चीज़ के ऊपर बहुत बार विवाद हुआ है, डिस्कशन हुआ है कि सेफ्टी के इश्यूज हर एक की पेचीदगी अलग है और हमको एक पर्टिकुलर कैटेगरी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक हमको उसके सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे ई रिक्शा का जहाँ तक संबंध है, ई रिक्शा के ऊपर हमने हमारी सेपरेट कमिटीज़ का काम लगभग समाप्त हो चुका है। हम 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। टेक्निकल कमेटी जो है वो ई रिक्शा के अंदर उपस्थित तमाम सेफ्टी इश्यूज, चाहे वो स्टेबिलिटी का हो, चाहे वो स्पीड लिमिट एक्सीड करने का हो, चाहे वो वाइपर सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का हो, तमाम विषयों को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है और हम 2 स्टेज में पूरे उन सिस्टम्स को ले आएंगे। और हमारा अनुमान है कि इससे ई रिक्शा की सेफ्टी सिक्योरिटी में सुधार आना चाहिए, लिथियम आयन बैटरी और तमाम चीज़ें। जहाँ तक क्लोज लूप सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली इस ढंग से डिज़ाइन है कि गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक जा ही नहीं सकेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये ई रिक्शा के संबंध में था। उस सिमिलरली उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर भी विस्तार से डिस्कशन हुआ है और जल्द ही हम उसके ऊपर अपने वो लेके आएंगे। अब जहाँ तक टू व्हीलर का संबंध है, टू व्हीलर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, साल में 2.25 करोड़ टू व्हीलर बिकते हैं। टू व्हीलर में जिग जैग ड्राइविंग, एक हाथ एक्सेलरेटर पे एक हाथ मोबाइल पे, इस तरह की तमाम चीज़ें हम रोड पे देखते हैं। अभी एक इंटरनल चर्चा चल रही है हमारे अंदर ही मंत्रालय में कि जब आदमी एक हाथ से मोबाइल पे करे, क्या उस गाड़ी की गति रिड्यूस, कोस्ट डाउन किया जा सकता है क्या, ताकि उसको ये एहसास हो कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। सिमिलरली टू व्हीलर के ऊपर बड़े छोटे बच्चों को लेके लोग, महिलाएं अपने बच्चों को लेके चलती हैं, तो उसमें हमने सेफ्टी हार्नेस का एक प्रोविजन बनाया था कुछ देर के पहले। और जब तक BIS हमने कहा था कि नहीं फाइनल अपना बना लेता, हमने एक यूरोपियन स्टैंडर्ड के तहत बनाने का निर्णय लिया था। तो हमारा निवेदन होगा कि राज्यों में उन चीज़ों के ऊपर देखा जाए। ई रिक्शा के ऊपर, टू व्हीलर के ऊपर ABS का प्रावधान है ही, और हम हेलमेट्स को भी कंपलसरी करना चाह रहे हैं दोनों
ड्राइवर और पिलियन के लिए। ये एक बात है। जहां तक फोर व्हीलर का संबंध है, फोर व्हीलर में अनेकों रेगुलेशन है, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा हो सकती है। और सबसे हाल फिलहाल में BN कैप हमने किया है, जो कि स्टार रेटिंग देता है गाड़ियों के ऊपर। ये 3-4 साल के लिए बनाया था और अभी हम BN कैप के फेज 2 के ऊपर काफी काम कर चुके हैं। और संभवतः जो फर्स्ट फेज जैसे खत्म होगा तो इसके फेज 2 के प्रपोजल जो है एवेल्युएशन क्राइटेरिया को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिसके डिग्री ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंक्रीज करेगी, पर गाड़ी का सेफ्टी लेवल और रिड्यूस होगा। उद्देश्य यह है कि आज की तारीख में 5 सितारा गाड़ी फेज 2 के बाद शायद 3 सितारे पर रह जाए, तो ताकि ओवरऑल सेफ्टी रिजीम हम थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकें। एक मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगा, रियर सीट बेल्ट हमने मैंडेट किया है, पर रियर सीट बेल्ट लोग पहन नहीं रहे हैं। ऑडियो वार्निंग आती है, पर निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा इस पे गौर फरमाएं और इसको किस ढंग से मैंडेट किया जा सकता है, इसको देखा जाए। एक और चीज जिसके साथ हिंदुस्तान ही नहीं यूरोप भी परेशान हो रहा है, हाई बीम पे ग्लेयर के वजह से, जिससे वजह से ड्राइवर कुछ देर तक के लिए उसकी आंख चौंधिया जाती है और उसको दिखता नहीं कि सामने कौन आ रहा है। तो एक्चुअली ये LED बल्ब का लगाने का उद्देश्य था कि हमको रात के टाइम या क्लाउडी एटमॉस्फेयर में भी विजिबिलिटी बनी रहे, पर उसका एक डिफरेंट डायरेक्शन में उपयोग होने लग गया। तो वो है कि इस विषय के ऊपर जब तक हम कुछ टेक्निकल सोल्यूशन नहीं लाते, हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा सा इन्फोर्स करने में इसमें मदद की जाए। जहाँ तक हेवी ड्यूटी व्हीकल की बात है, इसमें 3-4 चीजें, जब ट्रक जा रहा होता है, पीछे से जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप है, जो दूर से कंस्पिक्विटी के लिए दिखना चाहिए कि ये गाड़ी की डायमेंशंस क्या है और कहाँ जा रहा है, वो चीज नजर नहीं आती। कंस्पिक्विटी इसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक QR कोड लगाने का सोच रहे हैं, जिसके तहत हमको एक ओरिजिनल टेप और एक ऐसी टेप जिसका रेट्रो रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट बहुत कम है, इन दोनों में हम दूर से बैठ के अंतर कर सकें। इसके साथ ही साथ अभी एक हाल फिलहाल में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है, जिसमें हमने 7-8 प्रोविजन, ड्राइवर ड्राउजीनेस, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, मूविंग और ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तमाम चीजों के ऊपर लाए हैं। लोगों के पब्लिक कमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हम वो करके उसको फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस कैटेगरी में निवेदन यह है कि हम फिटनेस के ऊपर थोड़ा गौर करें और थोड़ा गहराई से। बसेस की रेंज बहुत ज़्यादा है। स्कूल बस से लेके आपकी 13 सीटर, 22 सीटर से लेके हमारी सीट्स बढ़ती जाते हैं, और उसके बाद हमारी स्लीपर कोचेस भी हैं। हमने सेफ्टी बस कोड को रिवाइज किया है, उस पर सेफ्टी लेवल्स इंक्रीज किए हैं। 1 सितंबर से हमारा और अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों के लिए रिक्वायरमेंट सेम हो जाएंगी, उसमें कोई अंतर रहेगा नहीं। इसके साथ साथ अभी जो आज की तारीख में भी हमारी एक बैठक हुई है, जिसमें हमने 9 मीटर से ऊपर की बसों को पूरा हम 400 mm तक की फ्लोर हाइट पर लाना चाह रहे हैं, ताकि दिव्यांजन एक्सेस और व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी उसमें बढ़ाई जा सके। 7 मीटर में अभी हम कुछ सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम विजुलाइज कर रहे हैं, इसलिए उस पर वो नहीं कर रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपना तो अभी फिलहाल इसको क्लोज करूंगा। निवेदन करूंगा शुरुआत के लिए वोल्वो से श्री किशन श्रीनाथ पहले अपनी बात कहें। माननीय मंत्री महोदय, respected dignitaries and delegates who are assembled here today, thank you for the opportunity. Thank you, Sharma ji, for asking me to start this topic. If you can get the presentation, please. So one of the things what we are working on in Volvo, of course, is the key focus on safety, at least from the perspective of a heavy-duty vehicle in a commercial vehicle industry. It becomes very important that we have the safety as a focus for us in the consideration for logistic efficiencies. As we can see here, these are very high-powered vehicles, which are, thanks to the boost in infrastructure, both logistic infrastructure and also the efficiencies which have brought in due to the road network, that we can bring and drive high-powered vehicles. But when we do that, the potential also is that we will be landing in a lot of issues related to accidents and safety issues. And that is where we are trying to see how a vehicle design
can be made in such a way that it can prevent a lot of accidents. If you go to the next slide, please. So one of the visions what we have kept also, I think which is what everybody should strive as we believe is that we should have the design which should focus on zero accidents. And if that mentality is there with the designers, where we try to focus on developing products where there are no accidents, then we will have a much more possibility of helping the drivers navigate the traffic. So first of all, it starts with a safe product, but then also what we see is that the data and communication which has significantly increased in the vehicles due to the electronics content can be very effectively used for monitoring the system's performance, basically, the logistics system performance. So we talked about how we can have some kind of alert system based on the static sensors, but also these trucks or big commercial vehicles are also acting as moving sensors. So they collect a lot of data, weather-wise, they collect a lot of data on the traffic, on the road conditions, slippery roads. So a lot of information can be obtained. This can be very useful in developing traffic modeling on a very dynamic scale as well. So that is something we are trying to focus, and specifically in confined areas like mines, where we are operating our heavy-duty vehicles, I think that is something we are already starting to experiment. But most importantly here, the driver fatigue is a very major aspect because as we have also discussed in the morning, commercial vehicle drivers are normally working overtime and it causes a little bit of a difficulty to understand their attentiveness in their ability to react to certain situations. So that is where we are focusing on more of active safety systems, which can help the driver to prevent accidents in the first place. Next slide, please. So one of the key focus what we are thinking about is that these are big machines and powerful machines, and that is where the skill gap comes in, because normally the drivers are typically coming in from a category of workers who are not extremely skilled in terms of technology, but then we can combine the technology in a way that they can find it usable. So that is where from the data what we have collected globally so far, we have seen that 95% of all accidents are caused due to human errors. But then most of these accidents can be avoided if the vehicle is smart enough to alert and also take action by itself if the vehicle is not controlled by the driver in a good way. Next slide, please. So as Sharmaji already mentioned, I think some of the key aspects what we are looking at is more from an active safety perspective, because today we are quite evolved on the passive safety, that is how do we react after the incident, but how can we react before the incident occurs. So this is where I think we are trying to focus as vehicle manufacturers in, I think all the advanced or big vehicle manufacturers are on the same journey, where we are trying to put adaptive cruise controls, driver alert support, camera monitoring systems, lane change detection support, and downhill issues where because of the heavy loads which the trucks are carrying, the service brakes will not be able to manage the braking performance which is demanded by the vehicle. So all of this, and also Sharmaji, as you mentioned, the high beam, adaptive high beam. So when we see an incoming vehicle or an oncoming traffic, so then the high beam can automatically dip down so that it doesn't glare into the eyes of the opposite vehicle. So all of this are some of the technologies which are already available in the vehicles today. And today I can say that the trucks are becoming much more of a software controlled machine than a mechanical machine. So with that, I think if we move to the last slide I had, yeah, what will be important is that from a vehicle manufacturer point of view, we have these technologies which are already available with us, and also these are already available as an OEM fitment activity. So once these are installed on the vehicle, it also needs to work harmoniously together. So that is where we are trying to focus to make these kind of safety things available. But what also happens is that when we add a lot of these features, it increases the cost of the equipment, and that is where it becomes a deterrent in case it is an optional requirement. So when we are making policies on road safety, it will be very important that these active safety proposals are also considered as a mandatory requirement on the vehicles so that it can help prevent any untoward situations on the road. Thank you very much. Thank you, Mr. Srinath. Now I request Vikram Tandon to give his remarks. सर मैं बहुत शॉर्ट में आपको स्टैंडर्डाइजेशन एरिया में क्या चल रहा है उसका इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमने सुबह बात करी थी, वन मोर स्किप,
डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, इसके टारगेट्स तो हमें मालूम है कि 50% फर्टिलिटीज़ और 50% एक्सीडेंट्स कम करने हैं, पर इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था कि उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड्स परस्पेक्टिव, जिसमें फ्रंटल एंड साइड इम्पैक्ट, सेफ्टी बेल्ट, पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन, तो ये सभी हम इंडिया में ले चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर मोटरसाइकिल हेलमेट्स, ABS एंड DRL फॉर मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और AEBS, तो ये सभी इंडिकेटर्स उस एक्शन प्लान के अंतर्गत आते हैं, तो हमने ऑलरेडी इन सभी पे स्टैंडर्ड्स बना चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्किप इट। अभी सर जो कुछ नए रेगुलेशंस आने वाले हैं उसमें एक्टिव सेफ्टी पे ध्यान देते हुए ब्रेक्स के रेगुलेशंस रिवाइज कर रहे हैं फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स, जिसमें एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है। नेक्स्ट प्लीज। देन कमिंग टू पैसेंजर कार्स, इनको थोड़ा और स्ट्रिंजेंट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए फुल फ्रंटल इम्पैक्ट और रियर इम्पैक्ट ऐड किया है एज अ न्यू रिक्वायरमेंट, और ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट ऑफसेट फ्रंटल और लेटरल इम्पैक्ट की थी उनको थोड़ा और स्ट्रिंजेंट किया है। नेक्स्ट प्लीज। फर्दर थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक यूज केस देखते हुए दिव्यांजन्स के लिए कुछ नए प्रोविजंस किए हैं, तो इनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, इससे टाइप अप्रूवल थोड़ा इजी हो जाएगा, और प्लस जो लोग ऑल्टरेशन करते हैं उनको भी मदद मिलेगी इन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। और जैसा कि आपने गाइडेंस दिया था कि वी शुड हैव अ सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर टाइप 1 बसेस, तो ये टाइप 1 बस का स्टैंडर्ड सर अभी कंप्लीट हो गया है टेक्निकल डिलीब्रेशंस, और 7 तारीख को हमारी ASC की मीटिंग है जिसमें इसको हम अप्रूवल के लिए लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ऑलरेडी ADAS सिस्टम, जैसे कि बात की गई कि ड्राइवर इंड्यूस्ड एरर्स काफ़ी होते हैं, सो ADAS सिस्टम्स पे कुछ स्टैंडर्ड्स बने हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे ड्राइवर ड्राउजीनेस और मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट, तो ये सब वनरेबल रोड यूजर्स के लिए भी काम आएंगे और ड्राइवर की एरर कम होगी इससे। एंड एडिशनली क्योंकि ADAS फीचर्स गाड़ियों में बहुत आ रहे हैं, तो वी नीड साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, तो ये स्टैंडर्ड भी बन चुके हैं, इम्प्लीमेंट की प्रोसेस में है। और क्विकली मैं आपको जस्ट प्लीज, अभी कुछ इंडिया यूनिक सॉल्यूशंस हमने सुबह सर इमरजेंसी केयर की बात करी थी, तो एक 2 व्हीलर रोड एम्बुलेंस पे स्टैंडर्ड बनाया गया है सो दैट फास्टर रिस्पांस मिल सके रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को और अदर विक्टिम्स और अदर पेशेंट्स को भी। नेक्स्ट प्लीज। हमारे यहाँ क्योंकि 2 व्हीलर्स बहुत हैं जो इलेक्ट्रिक हैं, तो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी को ध्यान में देते हुए, क्योंकि वो साइलेंट होती है इनहेरेंटली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, तो वो कुछ मिनिमम साउंड करें जिससे कि पेडिस्ट्रियन को पता रहे कि वो गाड़ी हमारे पास है। ये स्टैंडर्ड हमने बनाया है, दिस इज इंडिया यूनिक स्टैंडर्ड। नेक्स्ट प्लीज। फिर कुछ नई न्यू व्हीकल कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें एक है L11, ये एक लो स्पीड 3 व्हील मोपेड है, और एक L25 कैटेगरी जो कि 2 और 3 व्हीलर का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट प्लीज। भारत इनकैप स्किप करता हूँ मैं, आपको सर ने बताया। फिर सर आपको ज्ञात होगा कि जो समृद्धि एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने स्लीपर कोचेस के लिए जो भी हमें सजेशंस आए थे वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हमारे स्टैंडर्ड में, और वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। एंड लास्ट प्लीज, लास्ट स्लाइड। और सर आपको ये हम बताना चाहेंगे कि अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड बाहर से कॉपी नहीं कर रहे हैं, अभी ये हमने फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इन बसेस का ये इंडिया यूनिक स्टैंडर्ड इंडिया में बनाया था, और अभी रिसेंटली हमने ग्लोबल फोरम में यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में इसको इंडिया की तरफ से प्रेजेंट किया है कि इस पे एक इंटरनेशनल रेगुलेशन बनाया जाए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Now I would request Mr. Madhusudan Joshi, जिनका एक्सपर्टीज का एरिया साइबर सिक्योरिटी है, इसके ऊपर गाड़ियों के लिए थोड़ा सा चर्चा करें। Sir, namaskar. A lot has been spoken about road safety and other topics since morning. The only topic I want to just bring to your attention is that though we are bringing a cyber security regulation in CMVR titled as 180 and 190, there is one important aspect
that who should be the custodian of this data, which is being generated by various vehicle OEMs through various vehicles. Right now, this data is being used by all the OEMs for improvement of performance of their vehicles. And also they would like to have this data from the country-specific information point of view. However, it is important to understand that since the connected vehicles are increasing day by day, and very soon we will have a lot of ADAS systems sitting on the vehicles, it is important to understand that this data which is being generated and captured can be, we have a great opportunity to misuse that data. Like emergency braking system, if it can be used positively to avoid an accident, somebody hacking the data can also, bring a condition where the collision happens deliberately. Similarly, there are other similar situations where there is a lot of opportunity available to the unauthorized users to have this data and try to, create a situation for the driver where he get totally confused and it leads to accident and leading to a very great implications on the road safety. So my only point is that there's a need for a national data trust center where this data is housed and controlled by the government, and so that the opportunity and the chances of this data being misused by any unauthorized user is minimized. So that is what we have not addressed anyway, sir. Thank you so much. इससे पहले कि मैं रमाशंकर पांडे जी को बोलूं अपनी बात कहने के लिए, मैं छोटा सा एक मुद्दा बताना चाहूँगा। हमारे CMVR 1989 के तहत रूल 138A में ये प्रावधान है कि जो भी मूवमेंट होनी चाहिए गुड्स की वो क्लोज्ड बॉडीज में होनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो क्लोज नहीं किया जा सकता तो टारपोलिन का स्ट्रक्चर एक ढंग से इस ढंग से होना चाहिए कि उसको पूरा एंड टू एंड कवर किया जा सके। पर इसके बावजूद भी उसमें बहुत कमी देखी जा रही है। तो चूंकि राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं तो निवेदन ये है कि इस नियम का अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास किया जाए ताकि हम भी यूरोप की तरह कंटेनराइज्ड या क्लोज्ड बॉडीज में गुड्स का मूवमेंट करें। रामाशंकर जी। Thank you so much, Sharmaji. I think, representing the component industry overall, in all good faith, as the vehicle safety standard is going up and up, we should see a decline in the road crash overall. Can you go to the next slide quickly? So the good news is that today, because there's a very good framework of the global, vehicle safety standard, and because of that, we are able to have access to most of it. And, India has done a good job. Go to next slide. If you look at the overall WHO data, we clearly see that now with NCAP being in place, with AEB coming in, with all the ADAS regulation, we are no less than anybody. So here I am more appreciative of where we stand. I'll not say there's a bad news, there's a good news that India do stand at a situation where we are globally one of the best when it comes to the vehicle standard. But the biggest thing is which vehicle. So if you look at the vehicle composition of India, which is two-wheeler, and world over it is not two-wheeler which is being prioritized, it is mostly the other vehicle. Go to next slide. Even the whole process is so great, ARAI, you just saw that how with ICAT, all the lab, what we do as a regulatory system is something very appreciable. Go to next. And our harmonization is really reaching very good overall in all respect, in all regard, all kind of safety devices. Next. Most of the global and, since I work a lot in the lighting industry, I clearly see that this is only getting faster. And we are adopting all those, for example, LED is now, as Sharmaji said, is making it difficult. There are a lot of new technology which is coming there, which is rather than projecting the light, we are projecting the darkness. So a lot of those things are getting harmonized. Next. But the question remains that why, even after having such a good standard, we are not declining our road crash. Next. And on a macro level, go next. On a macro level, just to think, again, rethink where we are going wrong. Next. Is, go to next. Is actually when we have this regime of regulation and enforcement, they have to go hand by hand. So if the enforcement is not going, and we are at the top of the regulation in everything, go to next, and Sharmaji pointed out about the glare. All of us have this switch, the 0, 1, 2, 3 switch, and everywhere I ask, hardly anybody uses this switch. This is regulated, mandated,
And this is essential. We only use the high beam and low beam, but we don't use this switch, which is about how the car is loaded. So if you have got more weight on the rear, then you have to bring it down. This is the fine adjustment between low beam, and हमें लगता है हम low beam पे चल रहे हैं और सामने वाले को लगता है हम high beam पे चल रहे हैं. वो हमें गुस्सा करता है और हमें छोटा सा चेंज करना है. और ये केवल एक, और हमको पैसे भी नहीं देने ज्यादा, ये ऑलरेडी है. और ये इनकन्वीनियंट भी नहीं है हेलमेट के जैसा कि मुझे दिक्कत होती है, और फिर भी हम इसका यूज नहीं करते हैं. गो टू नेक्स्ट. नेक्स्ट. सो माय सबमिशन हियर इज, हमारा जो पूरा स्टैंडर्ड रेगुलेटरी सिस्टम है, अगर इन्फोर्समेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारी स्थिति वही है कि हम बिलियंस ऑफ इंडियंस आर वायलेटिंग एंड वी थिंक वी कैन कंट्रोल देम. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मोर देन 20% इज डिफिकल्ट. गो टू नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जो रेगुलेशन, जो ह्यूमन और मशीन के बीच का जो लिंकेज है, इसके प्रति जितने भी रेगुलेशन है, गो टू नेक्स्ट. बिकॉज हम बिलीफ सिस्टम हमारा क्या है कि रोड डेथ जो है वो रोड क्रैश एक बैड लक है हमारे मोस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक को. गो टू नेक्स्ट. अगर आपकी काली बिल्ली चली जाएगी तो रुक जाएंगे, नींबू मिर्ची लगा के सोचेंगे बच जाएंगे. इसको हम तुरंत में नहीं बदल सकते. नेक्स्ट. तो और अगर हम दूसरी चीजों में देखें ना, आग को छुएंगे तो जल जाएंगे तो दोबारा नहीं छुएंगे. लेकिन यहाँ क्या है, चांस फैक्टर बहुत प्रिवेल कर रहा है. बिकॉज लोग जो मर भी रहे हैं, इतनी बड़े देश में 110 ppm का आंकड़ा आता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. जो रिस्क परसेप्शन है वो कम है. तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है जो व्हीकल इंडस्ट्री की साइंस को कैसे प्रमोट किया जाए, जो कि गीता मैम भी बोल रही थी कि ये कॉम्प्लेक्स साइंस है, लोग इसमें बिलीव नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट. तो अभी एक अच्छी चीज हो रही है रेगुलेशन में भी सर, आपके मंत्रालय से जो अभी पूरी ड्राइवर असिस्टेंस के ऊपर जो बात हो रही है, ड्राइवर को सपोर्ट करने की जो बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है. द रेजिम इज चेंजिंग. रेजिम फ्रॉम द रेगुलेट एंड नॉट एबल टू इन्फोर्स टू अलर्ट एंड असिस्ट. नाउ ये रेजिम हमें काम आने वाला है, और जितनी भी आप लाइसेंसिंग पे इंसेंटिव दे दीजिए या आप इंश्योरेंस में दे दीजिए, ये बहुत बड़ा एक बदलाव आ रहा है. और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, थैंक करना चाहूंगा कि जो इनेबलिंग रेगुलेशन है, विच इज मोर अबाउट प्रोएक्टिवली सपोर्टिंग ड्राइवर, ज्यादा देन ड्राइवर से लड़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट. विच इज असिस्ट एंड अलर्ट, क्योंकि हम उसको ज्ञान वही दे रहे हैं जहां उसकी जरूरत है, पहले नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसी समय सीट बेल्ट नहीं लगा है तो अलार्म आ रहा है. नेक्स्ट. यहां पे पूरा जो एडास का अभी आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, शर्मा जी जो आप बात कर रहे थे, ये काबिले तारीफ है. केवल इसको अप्लाई करने की जरूरत है जल्दी. इसमें अगर लेट होगा तो थोड़ा सा ओके, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट इंडस्ट्री को तैयार भी होना पड़ेगा. बट ये जो, चाहे वो ड्राउजीनेस डिटेक्शन का हो, चाहे वो आपको गाइड करने का हो लेन डिपार्चर का, ये सारे रेगुलेशंस, ऑफ कोर्स हमें इंडियन डेटा चाहिए, बट इसके साथ हम एक अच्छा काम कर सकते हैं. केवल कमी एक रह जाती है इसके बाद. नेक्स्ट. क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और हम रेगुलेट एंड एनफोर्स से अलर्ट एंड असिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. हमें ये उम्मीद है कि इससे बदलाव आएगा. नेक्स्ट. लेकिन हमारे पास, चूंकि हमारे रीजन्स अलग है, हमारे जो क्रैश रिसर्च का डेटा अभी उतना फिल नहीं हुआ है, हमारे रीजन्स अलग है. नेक्स्ट. तो मेरा ये गुजारिश होगा कि ठीक है, एक ग्लोबल सिस्टम से हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा यूनिकनेस है, नेक्स्ट, हमारा जो यूनिकनेस है कि हमारा व्हीकल मिक्स अलग है. हमारे पास टू व्हीलर ज्यादा है, 85% टू व्हीलर जहां एनकैप काम नहीं करेगा. तो हम ऐसा क्या करें कि इन टू व्हीलर की जो वल्नरेबिलिटी है, इसके ऊपर हमारे कुछ रेगुलेशंस आए. और मुझे लगता है हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा अलर्ट एंड असिस्ट में, क्योंकि वो फोर व्हीलर पे भी काम करेगा, टू व्हीलर पे भी काम करेगा. लाइसेंसिंग के अंदर अगर हम कुछ बिहेवियरल स्टैंडर्ड लेके आते हैं, वो भी काम करेगा. और अगर हम ये बोलते हैं ठीक है, हम इंश्योरेंस से प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं ले सकते, बट क्या हम पेनल्टी दे सकते हैं, अगर हम उस दिशा में जाते हैं तो काम करेगा. और एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है सर, वो है गाड़ी के रख रखाव का. गाड़ी निकल तो जाती है, ओईएम्स पे तो बड़ी आसानी से कर देते हैं, पूरी आफ्टर मार्केट का, क्योंकि मैं चेयरमैन हूं आफ्टर मार्केट का पूरे एक्मा में, मुझे बड़ा दुख होता है. मैं 14 साल से सर इस पे मेहनत कर रहा हूं. आपने रोड सेफ्टी बिल में भी डाल दिया सर, बिल में डला हुआ है कि मैंडेटरी जो एआई स्टैंडर्ड है वो इस पे भी लागू होगा कि गाड़ी जब चेंज करेंगे पार्ट्स को, लाइट्स को, जो भी, तो वो सेम टाइप अप्रूवल होगा, सेम सीओपी होगा. बट सर ये लागू नहीं हो पाया, रूल नहीं बन पाया, जो भी कारण इसका रहा हो, पर इसको अगर जल्द से जल्द लाया जाए तो आफ्टर मार्केट एक बहुत बड़ा एरिया है जहां हम मिस कर रहे हैं. क्योंकि गाड़ी निकलने के बाद ज्यादा समय तो बाहर रहती है, और इस समय पे अगर हम नहीं करें, गाड़ियों की लाइट का हम केवल
हल्का 1 डिग्री अगर ऊपर नीचे चला जाता है सर, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो वो हाई बीम में तब्दील हो जाता है। सेम एलईडी अगर वो ठीक है तो वो लो बीम में हमें दूरी दिखाई देगा, लेकिन अगर ऊपर है तो वो ब्लाइंड करेगा। सो कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट हमारा मिसिंग है। गो नेक्स्ट। आई वुड लाइक टू एंड विद दिस कि सर इसको कुछ करना चाहिए हमें, हम जो भी एक्मा से भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो मिला आज तक जवाब ये कि चूंकि हम इन्फोर्स नहीं कर सकते इसलिए स्टैंडर्ड नहीं लाएंगे, रूल नहीं लाएंगे, बट कहीं तो शुरू करना पड़ेगा सर। तो आफ्टर मार्केट के लिए एटलीस्ट AIS 037 में जितना हमारा सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट है उससे लेके तो शुरू करें सर, वहां से हमारी नेक्स्ट। और दूसरा एक एरिया सर बड़ा मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगा कि बड़ा अच्छा शर्मा जी ने चाइल्ड सेफ्टी हार्नेस लेके आए। जो इंडिया की कंडीशन है कि हम बच्चे को बिठाते ही हैं, जब बिठाते ही हैं तो एक हार्नेस बना लें। अच्छा अभी BIS नहीं ला पाया लेकिन वो कर रहे हैं BIS वाले, तो हम लोग कोशिश करेंगे चाहे वो सेफ्टी सीट की बात हो, हार्नेस की बात हो, चाइल्ड की सेफ्टी पे उतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम सोचते हैं हम गोद में बिठा लिए तो हमारा मतलब कॉमन सेंस से थोड़ा अलग है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइंस। तो हमें उम्मीद है कि मंत्रालय से और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो इसमें कुछ जरूर करेंगे, और थोड़ा इन्फोर्समेंट पे भी हमें आना पड़ेगा। विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू।